किसी को मार सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आर्गूमेंट के तौर पे मुझे बताओ कि डेनमार्क के पेपर्स में कार्टून छपे या चार्ली हेब्डो ने पेरिस में छाप दिए, तो खुद पैगंबर होते, मोहम्मद साहब होते, तो क्या वो कैसे रिएक्ट करते? ये मैंने सवाल उठाया। मैंने कहा जहाँ तक मुझे पता है उनकी ज़िंदगी के बारे में, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे आर्य समाज के एक सन्यासी ने बताया था उनके जीवन के बारे में कि मक्का की गली से जब वो गुजरते थे तो ऊपर से एक कोई बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी, उनको बहुत नफरत करती थी। वो ऐसे ऐसे झाड़ते और मुस्कुराते हुए आगे चले जाते थे। कूड़ा, कचरा। एक दिन कूड़ा नहीं गिरा। उन्होंने पूछा क्या बात है, आज क्यों नहीं? बोले बीमार है। तुरंत सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गए उसका हालचाल पूछने के लिए। वो बेचारी पैरों में गिर पड़ी, पिघल गई। ये है उनके किरदार से, उनके चरित्र से हमें शिक्षा लेने की, जिसको सुन्नत कहते हैं। इस्लाम में कुरान और सुन्नत दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आप हदीस और सुन्नत से क्यों नहीं ये सीख ले रहे भाई? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर कूड़ा डालने वाले को मैंने केवल माफ़ी नहीं किया, उसका हालचाल पूछने के लिए पहुंचा। मैंने उस सम्मेलन में कहा कि आज चार्ली हेब्डो में कार्टून छापने वालों को चाहिए मुस्लिम नेता कि वो फलों का टोकरा लेकर के जाएं, समझा, हंस दें उसके ऊपर, है ना? ये क्या तुम इतने परेशान हो रहे हो? यही जो विवाद है जो इनटॉलरेंस को लेके हो रहा है, आपको लगता है सही में इनटॉलरेंस हो रहा है या वी आर ओवर एग्जेजरेटिंग द होल इशू? दोनों तरफ से बहुत पुख्ता आर्गुमेंट्स है। एक कह रहा है कि आप इतने छोटे 2-4 घटनाओं को लेके पूरे देश को असहिष्णु नहीं कह सकते, और दूसरी तरफ से कह रहा है कि दीज आर द सिम्टम्स, दिस विल टुमारो विल बिकम अ बिग डिसीज, वी हैव टू कॉल इट राइट नाउ। आपको क्या लगता है, एक कहाँ पे बॉर्डर कहाँ पे है? देखिए कि कभी भी दुनिया में एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ जिसको हम कहते हैं वो है कि वायलेंस कैन नेवर बी ओवरकम बाय वायलेंस, हेट्रेड कैन नेवर बी ओवरकम बाय हेट्रेड, समझ रहे ना? इनटॉलरेंस कान बी ओवरकम बाय इनटॉलरेंस। अब ये जो बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी के लोग कर रहे हैं, वो कोर्ट में घुस करके हैं और गुंडों की तरह मार रहे हैं, तो ये तो इनटॉलरेंस इतना ऑब्वियस हो गया। और मुझे लगता है ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। शुरू में कुछ भी सोचा होगा उन्होंने कि 1-2 लड़के को गिरफ्तार करके देशभक्ति का हम वो पॉलिटिक्स करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे लोगों को, अब वो उल्टा पड़ गया उनको। उनके एबीवीपी के लीडर्स छोड़ रहे हैं, जेएनयू के जो ऑफिस बेयरर्स थे। तो ये एक प्रतिक्रिया हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो कुछ हम डिबेट, डायलॉग का रास्ता छोड़ करके वायलेंस का, तो इनटॉलरेंस होता है। इनटॉलरेंट होइए आप, ज़रूर होना चाहिए। कास्टिज़म के खिलाफ, मेरे दलित भाई बहनों के साथ जो अत्याचार आज तक हो रहा, आदिवासियों के साथ बंधुआ मजदूरी कराई जा रही, गुलामी हो रही, उसके खिलाफ आप इनटॉलरेंट होइए। सती प्रथा के खिलाफ हम इनटॉलरेंट हुए, हमने कानून बनवा दिया 1987 का और वो बंद हो गया। कहने का मतलब जो बुराई है उसके खिलाफ इनटॉलरेंट हो। मैं तो कहूँगा जानवरों को मार के काट के खा रहे हैं लोग। 1 बिलियन बर्ड्स एनिमल्स आर बीइंग स्लॉटर्ड एवरी डे। वो क्रूएल्टी, वो बारबेरिटी, एक जानवर को मारते हैं, काटते हैं, वो चीखता चिल्लाता है बेचारा। अब खाली आपने टेस्ट बर्ड के लिए आप उसको मार रहे हो, उसको तुम्हारे शरीर की ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, वेजिटेरियन होकर तुम बेटर हेल्थ कर सकते हो, बेटर एनवायरनमेंट, तो कंपैशन भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो इनटॉलरेंस हो, लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगा कोई गाय को भी काट रहा हो तुम्हारे सामने, मैं तो किसी भी जानवर के काटने के खिलाफ हूँ। मुर्गी भी कटता है तो मुझे दुख होता है, लेकिन गाय को भी कोई काट रहा हो तो मुझे इनटॉलरेंट हो करके उसको जान से मारने का हक नहीं है। उसको मैं समझाऊंगा, मेरे भाई ये गाय तेरे लिए भी उतनी दूध देती जितनी मेरे लिए देती, समझे ना? इसका चमड़ा तेरे पैर के जूते के लिए उतना ही है जितना मेरे पैर के लिए, क्यों इसको मार रहा है ना? लेकिन मैंने कल भी जैसे कहा, आज भी कहना चाहता हूँ, गाय मारने वाला यदि गलत काम कर रहा है तो गाय बेचने वाला भी गलत कर रहा है। एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब ऐसी घटनाएं होती है और प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? उनको मूक सहमति है इन सब चीज़ों के लिए, या वो ऐसे विवादों में अभी पढ़ना नहीं चाहते, ही कंसिडर्स देम एज अ फ्रिंज ग्रुप्स एंड लेट द सिस्टम हैंडल देम? व्हाई शुड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कम डाउन टू अ लेवल एंड गेट इनटू इट? मैं प्रमोद जी आपको बधाई देता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया आपने। और कोई अंदर का व्यक्ति होगा ना,
बीजेपी के बहुत ऊंचे वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह एक जस्टिस कर सकता है आपके सवाल के साथ। मैं तो एक बाहरी हूँ आपकी तरह से, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बार बार ये जो छूट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स चलती पर्सपेक्टिव से, समझे ना, वहाँ पर कोई रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं होता है, हाँ, लीगल बहस नहीं होती वहाँ पर। वहाँ तो लोग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि जो कह रहा है एक मुंह से सबका साथ सबका विकास, और दूसरे मुंह से प्रोफाइलिंग हो रही है, बाकायदे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, और नीचे के लोग बड़े आराम से कर रहे हैं, ऊपर से एक दो हल्के फुल्के जुमले बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, हाँ जी। तो और फिर जारी है वो, या तो उस दिन बंद हो जाता, 4-6 महीने बाद जो घटनाएं हुई थी उसी समय उसके ऊपर ब्रेक हो जाता, तो लोग कहते यस मोदी। So you are saying that leadership has failed to rein in the fringe. Exactly, Even if it is a fringe, you have failed to control your fringe. Control your fringe, and it looks like you have been riding the tiger, you just cannot dismount like that. आपने सारी इसी की पॉलिटिकल कमाई खाई है। जो गोधरा कांड हुआ और जो आपने मासूम निर्दोष माँ के पेट से बच्चों को त्रिशूल पर लगा करके जो काटे और किया, उसके बल पर तो आपने गुजरात कितने दिन सालों तक राज किया, फिर गुजरात मॉडल को आप पूरे नेशनल लेवल पे लाना चाह रहे हो, यही तो आपका उद्देश्य था। तो आप अचानक से, और आरएसएस को आप डिसोन कर भी नहीं सकते, वो अभी भी वो आपकी मातृ संस्था है। तो आरएसएस और आरएसएस ने जो सुबह 4 बजे उठा करके बच्चों के दिमागों में जहर भरा है, वो बीजेपी के नेशनल पावर में आ जाने से उल्टा नहीं होगा। उसके लिए तो बहुत एक सस्टेन्ड सिस्टमेटिक एक बात आप एग्री करेंगे कि इस समय देश के सामने ऐसा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अगर हम इस राजनीति को नहीं चाहते, इस लीडरशिप को नहीं चाहते, तो हम किसी और लीडरशिप या और राजनीति की तरफ चले जाए। ऐसा मुद्दा ही नहीं है आज देश के मतदारों के सामने, ऐसा पर्याय ही नहीं है। ऐसा भी गलत है सोचना कि जब प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी इतनी बड़ी जीत के बाद दिल्ली में चुनाव लड़ने जाती है, एक साधारण से 1 साल की पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लड़ने जाती है और बुरी तरह हार जाती है, 3 सीट पे सिमट के रह जाती, 3 सीट, डूब के मरने की बात है ये। यदि प्राइम मिनिस्टर में जरा भी अपने लिए कुछ होता सम्मान, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था, एटलीस्ट ऑफर करना चाहिए था। खुद कैंपेन किया उन्होंने दिल्ली, बिहार में सारे हथकंडे अपनाए उन्होंने, एक जिला तहसील में जाकर के प्राइम मिनिस्टर कैंपेन कर रहे हैं, हाँ, और उसके बाद एकदम ख़त्म कर दिया। और किसने ख़त्म कर दिया? लालू और नीतीश की जोड़ी ने, और कांग्रेस भी उसमें शामिल। तो मैं तो कहता हूँ आज यदि एक बड़ा महागठबंधन बन जाए, समझे ना, जैसे बिहार में बना, आप देखेंगे ये 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। खुद के बल पे कांग्रेस आज क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं है, ये आप नहीं है। मैं कह रहा हूँ अकेली कांग्रेस भी नहीं है, अकेली जेडीयू भी नहीं है, अकेली ममता भी नहीं है, जयललिता भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले। लेकिन ये यदि एक प्लेटफॉर्म पे सोशल जस्टिस, एक तरफ सांप्रदायिकता, एक तरफ सामाजिक न्याय, वो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, आप सामाजिक न्याय की कीजिए। ये बात मैंने इन सब के सामने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह, ये सब बैठे थे, सीताराम येचुरी, कॉमरेड AB बर्धन के श्रद्धांजलि सभा में मौलंकर हॉल में मैंने एक बात कही कि आप ये जो स्टेज पर जो 15-20 लोग बैठे हो, यदि एक मंच पे आ जाओ तो ये हॉल में बैठे हुए लोग अगले दिन आ जाएंगे, और हॉल के लोग एक हो गए तो सारा देश इकट्ठा हो जाएगा, इनको उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन ये जो नेता लोग आपस में एक दूसरे की लीडरी, है ना, इश्यूज़ इनके सब एक जैसे हैं, हाँ, प्रो पुअर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो सब कुछ ठीक है, और सेक्युलर हैं अपने कम से कम बोलने में। लेकिन ये एक नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं दिल्ली की, JNU की, और हैदराबाद की, और बाकी पूरे देश के अंदर, ये जो यूथ मूवमेंट चलेगा, अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में से नौजवान निकलेंगे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कि तुम हमें देशद्रोही नहीं कह सकते, तब मुझे लगता है ये देश की राजनीति को जैसे 1967, 68, 70s में बदला था, यूथ मूवमेंट ने बदला, तो इसी तरह की हवा आज फिर बन रही है। और इसके लिए हम सबको मिल करके
हाथ और सिर जोड़ करके काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की 1 साल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत अपमानित करके निकाला अपने बीच में से। जब वो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था और मेरे ऑफिस से ही शुरू हुआ था, 7 जंतर मंतर रोड से। बिल्कुल। अरविंद जी, अन्ना जी बाहर फास्ट पे बैठते थे और हमारे वहीं पर नहाते धोते सब काम करते थे। फिर मैंने उनसे पूछ करके ही उनकी पहले जो थी फास्ट के मुद्दे थे और सरकार से समझौता करा करके 4 दिन के अंदर ही अंदर सारा गजट नोटिफिकेशन करा के मांगे करवा दी। तो लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत धोखे के साथ बड़ा अन्याय किया मुझे बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे मन में कोई उनके प्रति मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं आपने धोखा किया, आप कह रहे हैं उन्होंने धोखा किया। चलिए जो भी हुआ वो तो इतिहास बताएगा किसने क्या किया। बाद में प्रशांत भूषण के साथ क्यों हुआ, योगेंद्र यादव के साथ क्यों हुआ, जस्टिस संतोष हेगड़े के साथ क्यों हुआ, एक मैं खाली मेरे साथ हुआ नहीं, वो तो शुरुआत थी, मैं पहला टारगेट था। फिर उसके बाद एक करके सबको उन्होंने किया और वो सबको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं कुल मिला के कहूँगा कि जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बदल के आती रही हैं, उसमें से एक थोड़ी फ्रेशनेस 1 साल के अंदर इन्होंने करके दिखाया। खास करके गरीब लोगों के लिए पानी, बिजली और साथ में स्कूलों की व्यवस्था, अतिरिक्त एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। और जो भी कुछ आज विश्वास हो रहा है कि यदि थोड़ा सा भी ईमानदार मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी हो तो बदलाव लाया जा सकता है, ये विश्वास आज उन्होंने दिया। वरना होता ये था, सरकार नहीं बदल जाती थी, कांग्रेस है तो बीजेपी आ जाती, फिर बीजेपी के खिलाफ। तो आप ये कह रहे हैं, आप उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं दे रहे, आप सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को सेकंड क्लास बता रहे हैं और इस सरकार को आप फर्स्ट क्लास दे रहे हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लेजर।